हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग अपने उपन्यास में आगे बढ़ते हैं और ये सरस्वती पांडे की किताब है, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इसको आप सहायक पुस्तक के रूप में ले सकते हैं अपनी तैयारी के दौरान। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएँ हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप इसे अपनी तैयारी में इसको शामिल कर सकते हैं। और आप लोग के बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, दीदी सर जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए और मेरी ट्रिक से जल्दी से आप लोग को याद हो जाता है। तो मैं भी वही कोशिश करती हूँ, कभी कभी समय नहीं मिल पाता है तो इसलिए वीडियो नहीं जा पाती है। तो आप लोग मेरे भरोसे बिल्कुल भी ऐसा ना रहे कि बस आप लोग अपना काम धाम छोड़ के बैठे रहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप लोग आगे बढ़ते रहिए, मतलब ऐसा ना हो कि आपका समय बर्बाद हो जाए। आप लोग अपने तरीके से भी कुछ रचनाओं को जो है आप अपने तरीके से कुछ रचनाओं को भी याद करते रहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। नरेश मेहता, एक बहुत बड़ा सा हेलीकॉप्टर अभी गया है, ऊपर से बहुत ही नज़दीक से जा रहा था, तो वही मैं भी देखने लगी हूँ अब आप लोगों का वीडियो पॉज करके। तो चलिए देखते हैं नरेश मेहता। इनका देखते हैं कि नरेश मेहता, अब आप पहले तो नाम कल्पना कर लीजिए। नरेश, नरेश मतलब राजा। ठीक है, कल्पना कर लीजिए कोई राजा थे और उनके डूबते मस्तूल हो गए थे। डूबते मस्तूल मतलब उनका सब कुछ समझिए, राज्य सब कुछ खत्म हो गया था, है ना, राजपाट खत्म हो गया था, तो उनके डूबते मस्तूल हो गए थे। देखिए मतलब कुछ भी निकले, लेकिन आप अपने एक कल्पना जरूर, आपके दिमाग में इमेज मतलब पिक्चर जरूर आना चाहिए। आप कल्पना करिए कि एक राजा थे, और आप टीवी वगैरह सीरियल में हम लोग देखते हैं ना कि जब किसी का राजपाट खत्म हो जाता है वो व्यक्ति कैसा हो जाता है। तो आप कल्पना करिए कि एक राजा थे नरेश मेहता और उनके डूबते मस्तूल हो गए थे, मतलब सब कुछ खत्म हो गया था उनका। तो फिर और वो तब कहते थे कि वो फिर सोच रहे थे, जब डूबते मस्तूल हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो वो सोच रहे थे कि यह पथबंध था और धूमकेतु एक श्रुति थी। ठीक है, यह पथबंध था, धूमकेतु एक श्रुति थी, मतलब वो सोचते हैं कि सब कुछ कितना अच्छा था, मतलब यह पथबंध था, धूमकेतु एक श्रुति थी, मतलब ऐसे अपने राज्य को सोचते हैं कितना अच्छा था सब कुछ। उसके बाद दो एकांत हो जाते हैं, मतलब वो एकांत में हो जाते हैं। दो एकांत आप बोलेंगे, लेकिन कल्पना करेंगे कि राजा एकदम एकांत में चले जाते हैं, दो एकांत हो जाता है। उसके बाद जो है फिर वो कहते हैं कि फिर वो मतलब हिम्मत करके खड़े होते हैं, कहते हैं चलो कोई बात नहीं, नदी यशस्वी है, अभी नदी यशस्वी है और प्रथम फाल्गुन में उत्तर कथा भाग 1 और उत्तर कथा भाग 2 फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए कि नरेश मेहता जो है इनके डूबते मस्तूल हो गए थे और वो सोच रहे थे बैठ के कि कितना अच्छा था, यह पथबंध था, धूमकेतु एक श्रुति थी। तो ये सब सोचते सोचते वो दो एकांत हो जाते हैं। उसके बाद फिर लेकिन सोचते हैं, हिम्मत करके खड़े होते हैं, कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन नदी यशस्वी है और प्रथम फाल्गुन में उत्तर कथा भाग 1 और उत्तर कथा भाग 2 हम फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं। तो डूबते मस्तूल 54 में है, कथा नायिका रंजना के माध्यम से स्त्री की समस्या का चित्रण किया गया है। यह पथबंध था 62 में आदर्शवादी दंपति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन है। धूमकेतु एक श्रुति 62 में बालक उदयन की शैशव अवस्था का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। दो एकांत 64 में है, आधुनिक समाज में स्त्री पुरुष के बनते बिगड़ते संबंधों का अंकन है इसमें। और नदी यशस्वी 67 में है, उदयन की किशोरावस्था की अनंत जिज्ञासा अंकन है इसमें। ठीक है, और प्रथम फाल्गुन 68 में है, महिम और गोपा के प्रगाढ़ प्रेम का चित्रण है। उत्तर कथा भाग 1 79 में है, मालव के कुलीन ब्राह्मण परिवार के जीवन यथार्थ का चित्रण है। उत्तर कथा भाग 2 82 में। ठीक है, आप लोग बार बार पूछते हैं कि सन किसका किसका याद करें, तो मैं ना यही करती थी कि जैसे इंपॉर्टेंट का तो एकदम ही अच्छे से, जितने इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं आपको लगता है जिसके प्रश्न आपको पुराने पेपर में दिखते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा दिखते हैं, उनका तो सन आपको एकदम मतलब याद करना अच्छे से। लेकिन जैसे अब जैसे मान लीजिए ये सब है, मतलब ऐसी ऐसी रचनाएं हैं जो एक कॉमन है, तो उनका भी मैं साथ में बोलती चलती थी। जैसे ना वैसे दो एकांत 64, तो ऐसा जब इतनी बार आप रिवीजन कर लेंगे ना, तो जैसे ही आप दो एकांत बोलेंगे 64 आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। ठीक है, और उसके आगे का भी, जैसे ये लाइन जो है ना, उसको पढ़ते जाइए, मतलब जब आप जैसे दो एकांत बोलेंगे तो उसका सन और डिटेल तुरंत आपके जबान पे आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें ऐसे ही मैं पढ़ती जाती थी। ठीक है, तो सबका एक तरह से मान लीजिए यही लगता था कि किसका पूछ देगा सन, मान लीजिए, तो फिर मैं क्या करूँगी अगर नहीं आएगा तो मैं सबका इस तरह से पढ़ती जाती थी, खूब रिविज़न करते थे, और जो एकदम इंपॉर्टेंट थे उनके सन को मैं मतलब अच्छे से जानबूझ के मैं याद करती थी। ठीक है, आगे देखिए। गिरधर गोपाल के महत्वपूर्ण उपन्यास, अब नाम ही देखिए गिरधर गोपाल।
ठीक है। नाम ही देखिए गिरधर गोपाल यानी कि कृष्ण भगवान, आप कल्पना करिए कृष्ण भगवान तो गिरधर गोपाल। अब देखिए गिरधर गोपाल कृष्ण भगवान थे, ये रासलीला रचाने कहाँ जाते थे, खंडहर में जाते थे, चांदनी के खंडहर में, ठीक है। तो गिरधर गोपाल रासलीला रचाने चांदनी के खंडहर में जाते थे और वहीं पर क्या रहता था, कंदील और कुहासे भी पड़े रहते थे, ठीक है, कंदील और कुहासे भी वहीं पर रहते थे। भाई चांदनी खंडहर में जाएंगे तो वहाँ का सीन याद करिए कि वहाँ पे कंदील और कुहासे पड़े रहते थे, ऐसा सोचिए। अब देखिए खंडहर, चांदनी के खंडहर चौवन में है, इसमें 24 घंटे की कथा प्रस्तुत की गई है, ठीक है, इसमें 24 घंटे की कथा प्रस्तुत की गई है। कंदील और कुहासे 69 में है, मध्य वर्ग के आर्थिक संघर्ष, विवशता और निराशा का चित्रण है इसमें, ठीक है। अब आगे देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो इनका इतना है, ठीक है, इतना थोड़ा ज़्यादा ही है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ज़्यादा है, ठीक है ना। अब देखिए तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अब न सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का 3 ही है, कमलेश्वर का इसमें मिक्स हो गया, ठीक है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अब पहले याद करिए सर्वेश्वर, सर्वेश्वर कौन होता है, भगवान, ठीक है ना, सर्वेश्वर भगवान को याद करिए। अब सर्वेश्वर कौन, भगवान, तो मैं कल्पना करती थी विष्णु भगवान को, है ना। अब विष्णु भगवान कैसे, आप सोचिए क्षीर सागर में कैसे लेटे रहते थे, ऐसे करके दिखाता था टीवी में, तो उसको आप याद करिए, कल्पना कर लीजिए। अब देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अब सोया हुआ जल, मतलब सोया हुआ जल, नाम तो है सोया हुआ जल, लेकिन मैं कल्पना करती थी कि जल पे सोए हुए हैं, ठीक है ना। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना क्या हुआ है, सोया हुआ जल है उनका, और वो पागल कुत्तों के भी मसीहा है, मतलब भगवान है ना, तो वो पागल जो कुत्ते होते हैं उनके भी वो मसीहा हैं। और सूने चौखट, जिसके सूने चौखट हैं, जिसका कुछ नहीं है, सूने चौखट हैं, उसके भी वो मतलब उसके भी भगवान है वो, ठीक है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का सोया हुआ जल है, वो पागल कुत्तों के भी मसीहा है, और जिसका सूना चौखट है, सूने चौखट है, उसके भी वो मतलब भगवान है, ठीक है। अब सोया हुआ जल 54 में है, एक प्रतीकात्मक उपन्यास है, पागल कुत्तों का मसीहा। 77 में है, कुत्तों के प्रतीक के रूप में, कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का मतलब इसमें चित्रण किया गया है। सूने 64 81 में बालक के स्वभाव का चित्रण है इसमें। कमलेश्वर का देख लीजिए, कमलेश्वर, तो कमलेश्वर जो है हिंदी के प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। और कमलेश्वर, कल्पना करिए कि एक कोई इंसान है और इसका जो थोड़ा मानसिक स्थिति जो है ना वो सही नहीं है, कमलेश्वर का ना मानसिक स्थिति जो है वो थोड़ी सही नहीं है, तो वो क्या करेगा, ये किसी व्यक्ति का मानसिक स्थिति सही नहीं तो क्या करेगा, तो कमलेश्वर मतलब मानसिक स्थिति सही नहीं है इनका, तो वो एक सड़क 57 गलियों पर निकल जाते हैं, ठीक है, एक सड़क 57 गलियों पर वो निकल जाते हैं और वहीं पर वो डाक बंगला में चले जाते हैं। मतलब मानसिक स्थिति सही नहीं थी कमलेश्वर की, तो वो एक सड़क 57 गलियों पे निकल जाते हैं ऐसे सड़क पे और डाक बंगला पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे और कैसे पहुंचते हैं, लौटे हुए मुसाफिर की तरह पहुंचते हैं, ठीक है। कमलेश्वर का मानसिक स्थिति सही नहीं थी तो एक सड़क 57 गलियों पे निकल जाते हैं, डाक बंगला पे लौटे हुए मुसाफिर की तरह पहुँचते हैं। उसके बाद उनको वहाँ पे सोया हुआ मतलब समुद्र में खोया हुआ आदमी मिलता है वहाँ पे, ठीक है, उनको समुद्र में खोया हुआ आदमी मिलता है और काली आंधी भी आ जाती है वहीं पे काली आंधी भी आ जाती है, कहाँ पे, जब डाक बंगला में पहुँचते हैं तो। और तब इनको अपनी आगामी अतीत दिखने लगती है, आगामी अतीत दिखने लगती है, ठीक है, कमलेश्वर को। फिर क्या होता है कि तो वहीं पे फिर तीसरा आदमी मिल जाता है और वही बात वो करता है, तीसरा आदमी मिल जाता है और वही बात वो करता है सुबह दोपहर शाम को, ठीक है ना। तीसरा आदमी भी उनको मिल जाता है वहीं पे और वही बात वो करता है, हमेशा एक ही बात करता है, वही बात करता है सुबह दोपहर शाम, वही बात करता है, ठीक। अब देखिए और क्या कहता है, वही बात क्या करता है सुबह दोपहर शाम, कहता है रेगिस्तान में कितने पाकिस्तान है, पूछता है इनसे, ठीक है, पूछता है कि रेगिस्तान में कितने पाकिस्तान है, ठीक। तो इस तरह से इनका याद हो गया। अब देखिए एक सड़क 57 गलियाँ, 57 में है, 57 है ना, 57 में ही है। लीला नौटंकी करके जीविकोपार्जन करने वाले समाज का चित्रण है इसमें। डाक बंगला 59 में है। मातृहीन कथा नायिका ईरा की संघर्ष कथा का चित्रण है इसमें। लौटे हुए मुसाफिर 61 में है। सांप्रदायिक समस्या का चित्रण है। समुद्र में खोया हुआ आदमी 67 में है। क्लर्क श्यामलाल, उनकी पुत्री तारा, पुत्र वीरन की कथा है। काली आदि 74 में है। तो ये स्त्री के राजनीतिक और पारिवारिक दायित्व एवं द्वंद्व का चित्रण है। आगामी अतीत 76 में है, ठीक है। और तीसरा आदमी भी 76 में है। मध्यवर्गीय दंपति के बीच तीसरे व्यक्ति के प्रवेश की कहानी है। वही बात 80 में है। मध्यवर्गीय स्त्री की विसंगति एवं भटकाव का चित्रण है। सुबह दोपहर शाम 82 में है। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी दल की भूमिका का चित्रण है। रेगिस्तान 88 में है। तो आदर्शों के टूटने का मार्मिक चित्रण है कितने, पाकिस्तान 2000 में है, ठीक है। अब आगे देखिए कृष्ण बलदेव वैद्य, कृष्ण बलदेव वैद्य, ठीक ना। तो
अब कृष्ण बलदेव याद कर लीजिए, कृष्ण भगवान और बलदेव उनके भाई है ना। तो जब कृष्ण बलदेव का टीवी में जब हम लोग देखते थे तो क्या देखते थे, बचपन के सीन उसमें ज़्यादा देखते थे कृष्ण बलदेव का, ठीक है। तो देखिए उसका बचपन पहला ही आ जाता है इसमें, उसका बचपन, ठीक। जैसे मतलब ऐसा कल्पना करेंगे तो उसका बचपन है ना आ गया, पहला याद हो गया आपको। तो कृष्ण बलदेव वैद्य जो थे वो कहते हैं कि उसका बचपन मतलब उसके बचपन की बात सोचते हैं, उसका बचपन सोचते हैं और कहते हैं कि विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ। बचपन में सोचते हैं कि विमल नाम का कोई लड़का था, तो वो सोचते हैं कि विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ, उसका दूसरा न कोई है, दूसरा कोई नहीं है उसका। और उसका क्या है इलाज क्या है, दर्द ला दवा, मतलब उसका इलाज यही है, दूसरा कोई नहीं है, दर्द ला दवा ही उसका इलाज है। और गुजरा हुआ ज़माना मतलब वो लोग याद करते हैं बैठ के, कौन, कृष्ण बलदेव, ठीक है ना, बैठ के गुजरा हुआ ज़माना अपने बचपन की बातें याद करते हैं, बहुत दिन के बाद मिले होंगे। तो उसके बाद काला कोलाज बनाते हैं, जब कोई मिलता है तो अपनी स्मृतियों को सजोने के लिए क्या करता है, पेंटिंग वेंटिंग करता है ना। तो काला कोलाज, कोलाज के सेंस में यहाँ पर पेंटिंग को आप लेंगे, तो काला कोलाज बनाते हैं बैठ के। तो उसी में नर नारी बनाते हैं, माया लोक बनाते हैं, भाई कृष्ण भगवान थे ना, तो मायावी तो थे ही, तो काला कोलाज बनाते हैं, उसमें नर नारी को बनाते हैं, माया लोक बनाते हैं। और वहीं पे एक नौकरानी की डायरी भी बना देते हैं उसी में, ठीक है, एक नौकरानी की डायरी भी अपने काले कोलाज में बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कृष्ण बलदेव वैद्य का है। लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा कवि उपन्यासकार है। अब लक्ष्मीकांत नाम सोच लीजिए, लक्ष्मी की कांति सोचिए, कांत तो नाम है, लेकिन सोचिए कि लक्ष्मी की कांति अगर किसी की खत्म हो जाती है तो क्या होता है भाई। जब किसी के पास लक्ष्मी की कांति खत्म हो जाएगी तो उसका जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो क्या क्या होता है जब लक्ष्मी की कांति किसी के पास खत्म हो गई तो देखिए खाली कुर्सी जो है ना वो भी आत्मा की तरह लगेगी। तो खाली कुर्सी की आत्मा हो जाती है, मतलब भाई किसी को कुर्सी मिला रहेगा, कोई नौकरी चाकरी में कुर्सी मिलता है तो क्या होगा, सबसे पहले तो कुर्सी ही छीन जाती है जब पैसा नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है। तो खाली कुर्सी की आत्मा हो जाती है। और कटी हुई जिंदगी कटा हुआ कागज, कटी हुई जिंदगी कटा हुआ कागज के समान हो जाती है। उसके बाद कोयला और आकृतियां हो जाती हैं, मतलब जिंदगी कोयला की तरह हो जाती है, कोयला और आकृतियां हो जाती हैं। और चेहरा भी सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद चेहरा हो जाता है, ठीक ना। कि कब होता है भाई, लक्ष्मी की कांति जब खत्म हो जाती है, लक्ष्मीकांत, ठीक। और उसके बाद देखिए फिर वो व्यक्ति क्या करता है, हिम्मत करके खड़ा होता है और टेराकोटा में जाता है। मान के चलिए टेराकोटा कोई जगह का स्थान नाम है, तो टेराकोटा में जाता है और वहीं पे तीसरा प्रसंग शुरू करता है। वहीं पे क्या करता है, तीसरा प्रसंग फिर शुरू करता है। तो वहीं पे उसको मुंशी रायजादा मिल जाता है, मुंशी रायजादा उसको मिल जाता है। मुंशी लोग होते हैं ना, काम धाम दिलाते हैं किसी को। तो फिर से वो आदमी खड़ा होता है, टेराकोटा में जाता है और तीसरा प्रसंग शुरू करता है। तो वहीं पर उसको मुंशी रायजादा मिल जाता है जो उसको काम धाम फिर से दिला देता है, ठीक। अब इसका थोड़ा डिटेल में देखिए। खाली कुर्सी का 58 में समूची कथा एक खाली कुर्सी के द्वारा कही गई है। कटी हुई जिंदगी कटा हुआ कागज 65 में है। जीवन की अस्वीकृतियों निरर्थकताओं आदि का चित्रण है। कोयला की आकृतियां 70 में है। स्त्री पुरुष के यौन संबंधों का खुला चित्रण है इसमें। सफ़ेद चेहरा 71 में एक रोमानी कथा है। टेराकोटा 71 में महाभारत के आधार पर महानगरीय जीवन की यांत्रणा का अंकन है। तीसरा प्रसंग 72 में है, ठीक ना। आगे देखिए इंपॉर्टेंट, टेराकोटा जो इटालियन शब्द है, टेराकोटा जो है इटालियन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, मिट्टी की मूर्ति होती है या मिट्टी का खिलौना होता है टेराकोटा, ठीक। अब देखिए मोहन राकेश को देख लीजिए। मोहन राकेश के तीन उपन्यासों की रचना की है, कम ही किया है। मोहन राकेश ने 3 उपन्यासों की रचना की है। अब मोहन राकेश, मोहन के नाम से आपको तुरंत सोच लिए कृष्ण भगवान, मोहन बोलते हैं ना उनको। तो मोहन जो थे वो राकेश को, एक राकेश नाम का आदमी भी था उनके साथ। तो मोहन जो है वो राकेश को अंधेरे बंद कमरे में बंद कर देते। बदमाश थे ना कृष्ण भगवान, मोहन बदमाश थे। तो मोहन जो है राकेश को बंद अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं और कहते हैं कि न आने वाला कल तुम्हारा दिखाई देगा। अब तुम्हारा कल नहीं आएगा कभी, कहते हैं उसे न आने वाला कल है तुम्हारा अंतराल में भी तुम्हारा न आने वाला कल दिखाई देगा। तो कहते हैं कल नहीं आएगा, ऐसे बोलते हैं। तो मोहन जो है राकेश को बंद अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं और कहते हैं न आने वाला कल तुम्हारा अंतराल में, ठीक। अब देखिए बंद अंधेरे कमरे 61 में है। दिल्ली के अभिजात्य वर्गीय हरवंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन का चित्रण है। 68 एक पहाड़ी प्रदेश के मिशनरी स्कूल के अध्यापक का चित्रण है। अंतराल 72 में स्त्री पुरुष के संबंधों की जटिलता का चित्रण है, ठीक है। अब देखिए राजकमल चौधरी, इसके बाद आ जाता है राजकमल चौधरी। अब राजकमल, कमल कहाँ खिलता है, पानी में खिलता है, नदी में खिलता है, यही सब न होता है। तो पहला ही आ गया नदी बहती थी, ठीक है। राजकमल के नाम से क्या हो गया, नदी बहती थी। तो नदी बहती थी, राजकमल जहाँ था वहाँ पर नदी बहती थी और वहीं पे क्या था, आप कल्पना करिए कोई कमल का फूल खिला है तो भाई नदी बहती थी, ठीक है।
और वहीं पे शहर था, शहर नहीं था, ठीक है, वहीं पे शहर था, शहर नहीं था, मरी हुई मछली मरी हुई भी थी वहीं पे, भाई पानी में तो होता है, वहीं मछली मरी हुई थी, और देह गाथा भी था वहीं पे। देह गाथा मतलब आप देखे होंगे, पानी में सुने होंगे कि लाश सबकी बहती जाती है, कोई विसर्जित लोग कर देते हैं लाशों को भी, तो देह गाथा मतलब उसी पानी में ही देह गाथा भी बहती हुई जा रही थी। तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये मतलब रानियाँ 20 रानियाँ थी, वो बाइस्कोप से देखती हैं ये सारी चीज़ें रानियाँ 20 बाइस्कोप से देखती हैं। तो 20 रानियों के बाइस्कोप आप बोल देंगे, कल्पना करेंगे कि रानियाँ बैठी हुई हैं लाइन से और 20 रानियाँ बैठी हैं बाइस्कोप से सारी चीज़ें देख रही हैं, कल्पना करेंगे, लेकिन है क्या, 20 रानियों के बाइस्कोप ऐसे बोलेंगे आप, ठीक ना। तो राजकमल चौधरी का देख लीजिए कि नदी बहती थी, 62 में है, सामाजिक राजनीतिक विद्रूपता का चित्रण है इसमें, और शहर था, शहर नहीं था 66 में है, मरी मछली 66 में है, समलैंगिकतावादी और स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का चित्रण है, देहगाथा 66 में है, मुक्त यौनाचार का चित्रण है, और 20 रानियों का बाइस्कोप 72 में है। 20 72 20 ब से 72 ऐसे ऐसे भी जो है ना, आप किसी शब्द को पकड़ के, किसी अक्षर को पकड़ के सन याद कर सकते हैं, उसके बीच में क्या कहा गया उसको याद कर सकते हैं। तो अब 20 रानियों के बाइस्कोप, अब देखिए फिल्म जगत की बदसूरत चीज़ों और बदसूरत सच्चाई की कहानी है। अब बाइस्कोप दिया है ना, तो बाइस्कोप उसको का यूज़ कहाँ होता है, फिल्मों में तो होता है। तो यही है फिल्म जगत की बदसूरत चीज़ों और बदसूरत सच्चाइयों की कहानी है उसमें, ठीक। आगे देखिए, निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संतरास भाव मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार है। मतलब इनका निराशा से संबंधित है, इनका निर्मल वर्मा का। तो जब ऐसा है तो यानी कि इनकी रचनाएं भी ऐसे ही होंगी। तो देख लेते हैं निर्मल वर्मा का। तो निर्मल वर्मा कहते हैं, निर्मल वर्मा मतलब बहुत ही दुखी रहते हैं, तो कहते हैं कि क्या याद करते हैं बैठ के, कहते हैं वे दिन भी क्या दिन थे, है ना, कहते हैं वे दिन भी क्या दिन थे जब लाल टीन की छत थी, है ना। निर्मल वर्मा बड़े दुखी थे, अवसाद से ग्रस्त थे ना, ये सब दिखा रहा है, पहले ही बोला है। तो कहते हैं कि वे दिन भी क्या दिन थे जब लाल टीन की छत थी और एक चिथड़ा सुख था, मतलब चिथड़ा था सब कुछ, लेकिन उसी में सुख था, एक चिथड़ा सुख था। और वहीं पर इसी में रात का रिपोर्टर भी, एक आदमी था रिपोर्टर रहता है, रात में आता है, तो इसी में रात का रिपोर्टर भी उनके वहाँ आता है। तो ये उसको अंतिम अरण्य दिखा देते हैं, अंतिम अरण्य मतलब जंगल दिखा देते हैं, अंतिम अरण्य, अरण्य मतलब जंगल ना। तो ये एक रात का रिपोर्टर आता है इनके वहाँ, तो उसको ये अंतिम अरण्य दिखा देते हैं, कहते हैं जाओ वहाँ पर रिपोर्टिंग करो अंतिम अरण्य में, ठीक। तो अब देखिए, वे दिन 64 में चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। लाल टीन की छत 74 में एक वयासंध की लड़की की मानसिकता का चित्रण है। एक चित्रा 1979 में विट्टी, ईश, मुन्नू आदि की अधूरी जिंदगियों की कहानी है। रात का रिपोर्टर 89 में आतंक, अविश्वास, रहस्य और मानसिक यातना का अंकन। बहुत हल्ला कर रहे हैं कुत्ते सब, और पता नहीं आप लोगों को सुनाई भी ठीक से दे रहा है कि नहीं। और अंतिम अरण्य 2000 में, ठीक है। दुष्यंत कुमार का देखिए, दुष्यंत कुमार, दुष्यंत एक राजा थे, है ना, कल्पना करिए दुष्यंत एक राजा थे, और दुष्यंत के छोटे छोटे सवाल थे, है ना। दुष्यंत जो थे उनके छोटे छोटे सवाल थे कि आंगन में एक वृक्ष क्यों है ना। दुष्यंत राजा थे और उनके छोटे छोटे सवाल थे कि आंगन में एक वृक्ष क्यों है, ठीक। अब छोटे छोटे सवाल 64 में कॉलेज परिसर में पनपते भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता का अंकन है। और आंगन में एक वृक्ष, इनका ये जो है आपका 69 में है, 69 में है ये, एक स्त्री का अपने सौतेले पुत्र के प्रति निश्चल प्रेम का चित्रण है इसमें, ठीक ना। एक स्त्री का अपने सौतेले पुत्र के प्रति निश्चल प्रेम का अंकन है, ये मतलब उल्टी बात लिखी गई है इसमें, ठीक। तो इस तरह से आप हम लोग याद किए और आगे भी फिर हम लोग याद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे, ठीक है। और संस्कृत के बारे में आप लोग बार बार क्वेश्चन करें, परेशान मत होइए, संस्कृत के बारे में बता दूंगी। फिलहाल अभी साहित्य, व्याकरण, भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र, ये सारी चीज़ों पर विशेष फोकस करिए, रचनाओं को याद करिए, ये सब अच्छे से पोर्शन तैयार करिए। संस्कृत आप एक हफ्ते में 10 दिन में भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना, उसका टेंशन मत लीजिए। और आपको बहुत अगर संस्कृत पढ़ने का भी आप बोलते हैं कि दीदी कुछ बता दीजिए, तो एक काम करिए, शब्द रूप जो है ना, शब्द रूप धीरे धीरे याद करते चलिए, क्योंकि वो याद नहीं होता है। तो अभी से टारगेट बनाइए कि 2 दिन में एक शब्द रूप याद करेंगे, धीरे धीरे मतलब उसको, ठीक है ना। ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द रूप आप देख लीजिए कि मतलब उसमें क्या क्या पिछले साल के क्वेश्चन में देखिए कैसा कैसा शब्द रूप पूछा है, इंपॉर्टेंट जो है। पहले अभी से शब्द रूप कुछ याद करते चलिए, ठीक है। अभी इतना काम करिए, उसके बाद मैं फिर बताती हूँ कि संस्कृत साहित्य को आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।